हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। चलिए आज की क्लास में हम बात करेंगे यानी कि जो उत्तर प्रदेश का यानी कि जो भूगोल है, इसको हम पूरा इस क्लास में हम कवर कर करते हैं, जो कि हमारे आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए ठीक है, शुरुआत करते हैं। ये हमारा जो है पार्ट 7 है। पार्ट 6 तक हमने कवर कर लिया है, जिसमें से हमने बहुत सारे, जैसे कि अगर हम बात करते हैं प्राचीन भारत की, अगर बात करें, हमने प्राचीन भारत को कवर किया, सॉरी प्राचीन भारत के इतिहास में जो उत्तर प्रदेश का इतिहास है उसको कवर किया। फिर यहाँ पे मध्यकालीन जो कवर किया, फिर यहाँ पे आधुनिक कवर किया, आधुनिक इतिहास कवर किया, ठीक है। फिर इसके बाद जो हमने जो आर्ट एंड कल्चर का जो सेक्शन था, आर्ट एंड जो कल्चर का जो सेक्शन था, इसको भी हमने पूरा जो है कवर किया। प्लस इसके साथ साथ इस सब में हमने जो है पूरा जो है कवर किया है, पार्ट 6 तक जो है हमने कवर किया है। आज की क्लास में हम पार्ट 7 की बात करेंगे। पार्ट 7 में हम क्या डिस्कस करेंगे, उत्तर प्रदेश के जो जियोग्राफिकल कंडीशन है, क्या कैसी मृदा पाई जाती है, कैसी चट्टानें पाई जाती हैं, कौन कौन सी कितनी कितनी जो है उपजाऊ भूमि है, कैसा यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर है, ये सारा कुछ हम इसमें देखेंगे। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अभी तक आपने जो है पार्ट 6 तक के नहीं देखे हैं वीडियो तो देख लीजिए, क्योंकि हम पूरा जो है सीरीज बाय सीरीज जो है ये रिवीजन सीरीज चला रहे हैं, जिसके चलते आपका जो जैसे 27 अक्टूबर को जो है 27 अक्टूबर को यहाँ पे यूपी पीसीएस का जो प्री का एग्जामिनेशन होने वाला है, उसी के लिए स्पेशली अभी कुल मिलाकर के आपके पास काफ़ी समय है, तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसे जो है कवर करेंगे, रिवीजन करेंगे, उतना ही आपके लिए बेनिफिट देगा। प्लस इसके साथ साथ जो 2015 से लेकर के 2022 तक का जो PYQs है, इसका जो है एनालिसिस का जो वीडियो है वो भी अपलोड कर दिया जाएगा बहुत जल्द ही। और इसका जो पीडीएफ है आंसर के साथ, इसका जो पीडीएफ है इस आंसर के साथ आपको जो है हमारे जो प्रिसीजन आईएएस का जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे इसको जो है पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आप वहाँ से जा करके इसको ले सकते हैं। होपफुली आपको जो है सारी जानकारी समझ में आ गया होगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है के अनुराग और स्वागत है आपका प्रिसीजन आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। चलिए हम शुरुआत करते हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश के बारे में बात करते हैं। उत्तर प्रदेश भारत में उत्तर मध्य में स्थित एक सीमांत राज्य है, जिसका यह जो है 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश और 77 डिग्री 05 मिनट से 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच जो है स्थित है, ठीक है। इसकी अगर कुल लंबाई की बात करते हैं तो पूरब से पश्चिम तक जो है इसकी लंबाई 650 किलोमीटर है, और दक्षिण से उत्तर तक जो है इसकी अगर चौड़ाई की बात करते हैं तो 240 किलोमीटर इसकी जो है चौड़ाई है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल की अगर बात करें तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कुल क्षेत्रफल यहाँ पे दे रखा है, और जो भारत के कुल क्षेत्र का लगभग 7.33% जो है उत्तर प्रदेश का हिस्सा जो है यहाँ पे कवर करता है, ठीक है। तो ये हमने कुछ बेसिक परिचय देख लिया। अब यहाँ पे जो है भूवैज्ञानिक जो संरचना है इसको देख लेते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश की जो भूवैज्ञानिक जो संरचना है, ये तलहटी चट्टानों से, चट्टान की जो संरचना है उनसे जो है बनी हुई है, ठीक है। भूवैज्ञानिक संरचना ये क्या है, गोंडवाना का एक हिस्सा है, जो भारत का सबसे पुराना जो है ये भूभाग। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। अब जैसे अगर हम बात करते हैं, जैसे कि बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड का रीजन है, इसमें क्या है, ग्रेनाइट नाइस का बना हुआ है, बुंदेलखंड ग्रेनाइट नाइस। फिर इसमें क्या है, जैसे आर्कियन पैलियो प्रोटोजोइक युग से जो है ये निर्मित है, और जिसमें ग्रेनाइट नीस क्वार्ट्ज फेल्सपास और जो है अभ्रक से जो है ये बना हुआ है। तो ये बुंदेलखंड के बारे में पूरा जो है दे रखा है, ये याद रख सकते हैं आप। यहाँ पे जैसे विंध्याचल की जो रॉक सिस्टम है, यानी कि जो विंध्य वाला जो इलाका है, उसमें क्या है, जैसे कि प्रोटोजोड युग के दौरान जो है ये इसका निर्माण हुआ था, और ये जो है खनिज संपदा के लिए जो है ये जाना जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे चतुर्धाशु काल तत्व, तो ये क्या है, भाबर एवं तराई क्षेत्र का जो है निर्माण हुआ था, जो कि जलोढ़ जलोढ़ जो मृदा है उसके जो है तलहट का जो है एक तरीके से ये जमाव है। फिर यहाँ पे हिमालय का जो उत्थान और गंगा के मैदानों के अवसादों का जो है एक जमाव है, ये एक तृतीय काल, जिसे हम टर्सरी काल भी कहते हैं,
ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं जो मंडल हैं, जो भौगोलिक क्षेत्र हैं, जैसे कि भांबर और तराई क्षेत्र। ये क्या है? भांबर क्षेत्र जो है हिमालय की तलहटी के आधार पर छिद्रपूर्ण और चट्टानी मिट्टी का एक क्या है? संकीर्ण क्षेत्र है। इस क्षेत्र में जैसे कि बिजनौर हो गया, लखीमपुर खीरी हो गए, शाहजहांपुर और पीलीभीत जिले शामिल हैं। यानी कि भाबर और तराई क्षेत्र में जो है 4 जिले जो है आते हैं, बिजनौर, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर और पीलीभीत जो है, ये 4 जिले आते हैं। ठीक है। तराई क्षेत्र भाबर के दक्षिण में स्थित है। इसकी विशेषता क्या है? उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, आर्द्र भूमि, दलदल और जो है यहाँ पे घने जंगल। इस क्षेत्र में सहारनपुर, बिजनौर, गोरखपुर, देवरिया, गोंडा, बस्ती, पीलीभीत, बहराइच और लखीमपुर खीरी जैसे जिले शामिल होते हैं। तो ये आपको याद रखना है, तराई रीजन में जो है इतने सारे जिले जो है आते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे गंगा के मैदान की बात करते हैं, जैसे हम अक्सर जियोग्राफी में पढ़ते हैं ना, गंगा का मैदान। तो ये क्या है? इसका निर्माण जो है नदियों के मुख्य रूप से गंगा और यमुना के द्वारा लाए गए जलोढ़ जो मृदा है उसके निक्षेपों से हुआ है। और इसके 2 आपको सबसे उपजाऊ भूमि में जो है के रूप में एक जो है ये माना जाता है। इसमें क्या है? प्रयागराज में त्रिवेणी संगम की नदियों जैसे गंगा, यमुना और सरस्वती का जो है संगम है। बांगर क्षेत्र क्या है? जिसमें पुराने जलोढ़ जो मृदा होती है, जिसमें जैसे कि हर साल जो नई मृदा आती है गंगा के द्वारा जो लाया जाता है वो नया जलोढ़ हो गया, और जो पुराना जो जलोढ़ होता है उसको हम क्या कह देते हैं? तो बांगर क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। फिर खादर क्या है? खादर एक जो है नया जलोढ़ का मैदान है। तो इसको भी आपको याद रखना है। फिर यहाँ पे दक्षिण का जो पठारी क्षेत्र है, ये क्या है? बुंदेलखंड पठार के नाम से जाना जाता है। यह पठार जो है प्राचीन नीस चट्टानों का बना है। तो ये आपको याद रखना कि बुंदेलखंड का पठार नीस चट्टानों से बना हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश की जल निकासी की अगर व्यवस्था की अगर बात करते हैं, जल निकासी व्यवस्था की जो इसकी भू आकृति, ढलानों, चट्टानों की प्रकृति और पानी की उपलब्धता से प्रभावित होती है। उत्तर प्रदेश की जल निकासी व्यवस्था की विशेषताएं जो है अभी हम देखते हैं कि इस प्रकार की हैं। जैसे गंगा नदी प्रणाली, इसका जैसे गंगा नदी का जो उद्गम स्थल क्या है? गंगोत्री ग्लेशियर, जो कि कहाँ पे है? उत्तराखंड में स्थित है। यह जो है बिजनौर शहर के निकट राज्य में जो है प्रवेश करती है। यानी कि अगर कुल मिलाकर के अगर उत्तर प्रदेश में गंगा नदी प्रवेश करती है तो कहाँ से? तो बिजनौर से प्रवेश करती है। और गंगा उत्तरी भारतीय राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होकर दक्षिण पूर्व में बहती है। तो ये भी आपको याद रखना, वैसे ही आप अनुमान लगा लेंगे जब भी क्वेश्चन आएगा। फिर गंगा नदी उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर के गुजरती है। फिर जो है ये बिहार राज्य में प्रवेश करती है। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे दे रखा है कि बिजनौर से क्या है? बिजनौर में जो है गंगा नदी प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे अब जो गंगा नदी है ये उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है, यानी कि कौन सा जिला है जहाँ पे गंगा नदी समाप्त होती है? तो ये कौन सा होगा? ये होगा बलिया। बलिया डिस्ट्रिक्ट के बाद फिर ये गंगा नदी कहाँ पे? बिहार में जो है प्रवेश कर जाती है। तो ये वाला पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है। फिर यहाँ पे दाहिने किनारे की जो सहायक नदियां हैं, यानी कि गंगा दाहिने किनारे के मतलब कि जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, यमुना, सोन, कर्मनासा, ये जो है आपको याद रखना है। ठीक है। जैसे उत्तराखंड के बंदरपुच्छ के पश्चिमी ढलान पर यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। कौन? यमुना नदी। इसका उद्गम स्थल क्या है? यमुनोत्री हिमनद। यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर जो है गंगा नदी में मिल जाती है। दक्षिणी दाहिनी तट पर सहायक नदियां हैं, जैसे कि अगर बात करते हैं यमुना की जो सहायक नदियां हैं, जैसे चंबल हो गया, बेतवा हो गया, सिंध हो गया, केन हो गया, तो ये इसकी सहायक नदियां हैं। ये कौन सी हैं? ये जो है राइट विंग ट्रिब्यूटरी हैं, राइट विंग ट्रिब्यूटरी हैं। और फिर यहाँ पे जो बाएं किनारे से जो मिलने वाली नदियां हैं, तो ये कौन से? हिंडन, वरुणा, सेंगर और रिंद। ये जो है 4 नदियां हैं जो कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं किसकी? यमुना की सहायक नदियां। तो ये आपको पूरा जो है इंफॉर्मेशन मिल गया होगा, आपको याद रखना है। ठीक है।
अब देखिए जैसे कि यहाँ पे क्या है, सोन नदी। सोन नदी का उद्गम कहाँ पे होता है, मध्य प्रदेश राज्य के अमरकंटक पठार से जो है होता है। सोन नदी का उद्गम कहाँ पे होता है, अमरकंटक पठार से होता है, सॉरी। और यहाँ पे जो गंगा नदी का जो उद्गम कहाँ से होता है, गंगोत्री ग्लेशियर। और यहाँ पे जो यमुना नदी का जो उद्गम है, यहाँ पे यमुनोत्री ग्लेशियर। और फिर यहाँ पे जो इसकी जो राइट विंग जो ट्रिब्यूटरी हैं, जैसे चंबल, बेतवा, सिंध, केन, और ये जो है चार नदियां हैं। फिर बाएं तट से जो मिलने वाली हैं, हिंडन, वरुणा, सेंगर और रिंद। ये इस प्रकार से आपको याद रखना है। फिर यहाँ पे जो है उत्तर प्रदेश के जो मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों से बहती है और पटना के पास गंगा में ये मिल जाती है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। फिर कर्मनाशा नदी है। कर्मनाशा नदी मैसूर पहाड़ियों से निकलती है। उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच एक सीमा नदी के रूप में कार्य करती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना। ये आपसे डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन के रूप में ही ये लाइन आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से होकर के बहती है। तो ये आपको जो है कर्मनाशा नदी के बारे में भी याद रखना है। होपफुली आपको जो है इतने ही इसमें जो है पूरा जो है जियोग्राफिकल कंडीशन नदियों के बारे में समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, बाएं तट से जो मिलने वाली नदियां हैं। अब ये क्या थी, हमने मेन हेडिंग देखी थी गंगा नदी प्रणाली। ये क्या थी, ये गंगा की जो दाहिने किनारे से यानी कि राइट विंग ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी हैं, यमुना हो गई, सोन हो गई और कर्मनाशा। ये किसकी हैं, ये गंगा की सहायक नदी हैं, जो कि बाएं तट से सॉरी दाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार से जो गंगा है, इसकी जो बाएं तट से मिलने वाली जो नदियां हैं या उनकी सहायक नदियां हैं, तो उनको देख लेते हैं। जैसे रामगंगा। रामगंगा नदी भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले से जो है दूधा तोली पहाड़ी से जो है दक्षिणी ढलानों से निकलती है। उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले के कालागढ़ के मैदानी इलाके से ये प्रवेश करती है। तो यानी कि अब रामगंगा नदी भी जो है बिजनौर जिले से ही प्रवेश कर रही है। फिर यहाँ पे गोमती नदी है, ये भी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। इसका उद्गम कहाँ पे होता है, गोमती नदी का, इसका पीलीभीत के निकट जो गोमत ताल है, जिसे फुलहर झील के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना, फुलहर झील से इसका उद्गम होता है, ठीक है। और ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के निकट जो है गंगा में मिल जाती है। अब गोमती की सहायक नदियों में जैसे देखें, इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं कि जैसे सई नदी। सई नदी कहाँ पे है, प्रतापगढ़ के किनारे, यानी कि ये प्रतापगढ़ जो है सई नदी के किनारे स्थित है। और रसायन नदी, तो ये दो नदियां हैं जो कि गोमती की सहायक नदियां हैं। फिर यहाँ पे घाघरा नदी है। घाघरा नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में मानसरोवर लेक के निकट हिमालय से होता है। तो ये आपको याद रखना है, मानसरोवर लेक। फिर ये कहाँ, बहराइच, गोंडा, बाराबंकी, फैजाबाद जिलों से होकर के जो है गुजरती है। और इसके कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं, जैसे सरयू नदी, राप्ती नदी और शारदा नदी। ये इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं, ठीक है। यहाँ से आपको दो क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है, तो आप एकदम केयरफुल रहिए और इसके बारे में पूरा ध्यान रखिएगा। फिर जैसे क्या है, ये गंडक नदी। गंडक नदी कहाँ से निकलती है, तिब्बत के पठार से निकल करके महाराजगंज जिले में जो है ये प्रवेश करती है, ठीक है। और ये अंततः यह पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। फिर यहाँ पे है वरुणा नदी। ये फूलपुर प्रयागराज जिले के पास से निकलती है। यह वाराणसी के पास गंगा में मिल जाती है। तो ये एक मात्र नदी है जिसका उद्गम स्थल जो है उत्तर प्रदेश में होता है, और ये गंगा में उत्तर प्रदेश में ही मिल जाती है। तो ये आपको याद रखना है, वरुणा नदी, ठीक है। अब यहाँ पे चंबल की जो सहायक सॉरी यहाँ पे यमुना की जो सहायक नदियाँ हैं, इसको भी देख लेते हैं। जैसे कि चंबल, बेतवा, हिंडन, सिंध, केन नदी। ये तो अभी हमने जस्ट ऊपर ही जो है इसको जो है देखा है, तो इसको जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे एक नई नदी है सिंध। ये क्या है, विंध्य पर्वतमाला से निकलती है, उत्तर प्रदेश के नरोरा शहर के पास से यमुना में ये है मिल जाती है। केन नदी ये मैकाल श्रेणी से निकलती है, बांदा के चिल्ला गांव के पास से यमुना में जो है मिल जाती है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो नदी के किनारे जो स्थल है, इनको देख लेते हैं। जैसे गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, जैसे फतेहपुर हो गया, बिठूर, कानपुर, उन्नाव, प्रयागराज, वाराणसी और बलिया। फिर यमुना, बागपत, मथुरा, आगरा, इटावा, हमीरपुर, कौशाम्बी और प्रयागराज।
यानी कि देखिए प्रयागराज दोनों नदियों के किनारे बसा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, संगम है, तो इसके चलते इसको जो है रखा गया। फिर गोमती, लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर, फिर सरयू, ये तो आपको पता है अयोध्या ही होगा। फिर राप्ती, गोरखपुर जो है राप्ती नदी के किनारे, बेतवा, हमीरपुर, रामगंगा, मुरादाबाद, हिंडन, गाजियाबाद और सई तापड़, ये देखिए प्रतापगढ़ यहाँ पे दे रखा। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश के जो वन और जो मिट्टी है इसको भी देख लेते हैं, यानी कि वन के प्रकार। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, इसको देख लेते हैं। जैसे कि मैदान के प्रमुख भागों और आमतौर पर पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। प्रमुख वृक्ष क्या है, जैसे साल, पलास, अमरताल, तास, बेल, नीम, पीपल, शीशम, आम आदि जो है ये क्या पर्णपाती वन के रूप में पाए जाते हैं। झाड़ियाँ और हानियाँ केवल शुष्क पर्णपाती वनों में ही पाए जाते हैं। अब उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन कौन कौन से हैं, जैसे कि भांबर, भाबर और तराई क्षेत्रों में लग जहां 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। और इन वनों का औसत तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। इसमें काफ़ी आर्द्रता होती है। नम पर्वत पर्णपाती वनों में जैसे साल, बेल, अंजीर, महुआ, करौंदा, जामुन, बांस, बेंत आदि पेड़ पाए जाते हैं। तो यहाँ पे कांटेदार वन क्या है, कांटेदार वन के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर की वर्षा, ये पॉइंट याद रखना है। अब जैसे नोट्स बनाना हो तो क्या करना है, इस कांटेदार वन के लिए एक पॉइंट, इसके लिए टेम्परेचर कितना होता है, टेम्परेचर 50 से 75 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर इसके लिए जो औसतन जो वर्षा होता है, वर्षा क्या होती है ये भी आपको लिखना, टेम्परेचर यहाँ पे नहीं, यहाँ पे क्या है रैन, वर्षा कितनी होती है, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, इसके एग्जाम्पल। इस तरीके से आपको 3 पॉइंट में आपको याद रखना है। आप बना सकते हो, जैसे कि फूलों की झाड़ियाँ, फूली हुई झाड़ियाँ, कत्था, कांको, धामन, ये सब जो है नीम आदि जो है पाए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो मृदा के प्रकार है, मृदा के प्रकार तो अभी हमने ऑलरेडी गंगा के मैदान वाले क्षेत्र में देखा ही है, लेकिन और देखते हैं। जैसे भांबर और तराई क्षेत्र में जो मृदा, भांबर क्षेत्र में, इस क्षेत्र में मिट्टी जो है बहुत उथली है, यह कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है, इसमें कंकड़ पत्थर हैं। भांबर भांबर शिवालिक तलहटी से लगभग 8 से 16 किलोमीटर तक चौड़ी है। तराई क्षेत्र में जो मृदा है, इसमें मिट्टी में जो है कार्बनिक पदार्थ और नाइट्रोजन से जो है समृद्ध है। इसे सभी प्रकार के पौधों और फसलों के लिए उपयुक्त बनाती है। तो ये आपको याद रखना है। ये बेल्ट क्या है, यह बेल्ट जो है दली निचली भूमि पर जो है देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे गंगा के जो मैदानी जो इलाके हैं वहाँ पे जो है इसकी मिट्टी क्या है, ये जल क्षमता को अच्छी तरीके से धारण करने के लिए मानी जाती है। जल निकास भी अच्छा होता है, जैसे गेहूँ, चावल, चना, मक्का प्रमुख फसलें होती हैं। बांगर बांगर क्या है, ये एक प्रकार की मिट्टी है। बजरी की उपस्थिति के कारण कृषि में इनके नियमित उपयोग के कारण अधिक उपजाऊ नहीं होती है। यह गंगा मैदान के सबसे बड़े हिस्से को कवर करता है, आमतौर पर बाढ़ मुक्त क्षेत्रों में पाया जाता है। जैसे ये क्या है, ये जलोढ़ नया जलोढ़। अब ये बांगर क्या है, पुराना जलोढ़। तो ये आपको याद रखना है। खादर क्या है, यह एक प्रकार की बाढ़ मैदानी क्षेत्र में पाई जाने वाली, यह बारीक हल्के भूरे रंग और छिद्र युक्त होता है। यह मिट्टी के लिए व्यापक रूप से खेती के लिए उपयुक्त होता है। नवीन जलोढ़ एवं बारीक कणिकाओं से बना है। इसमें चूना, पोटास, मैग्नीशियम तथा कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। इसके अलावा जो है कुछ मात्रा में लवणीय, क्षारीय, रेगिस्तानी, भूर और काली मिट्टी भी देखने को मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पे दक्षिणी पठार का जो मैदान है या मृदा है उसको देख लेते हैं। जैसे लाल मृदा इसका निर्माण जो है लाल बलुआ पत्थर की चट्टानों के अपक्षय से हुआ है। अपक्षय देखिए, जब आप मेंस की क्लास कर रहे होंगे तो अपक्षय और पर्दन ये सब आपने पढ़ा होगा, तो उससे हुआ है। और लौह अयस्क की उपस्थिति के कारण इसका रंग जो है लाल होता है। यह मुख्यतः प्रयागराज, मिर्जापुर, झांसी, सोनभद्र, बांदा, हमीरपुर, चंदौली के दक्षिणी भाग में पाई जाती है, यानी कि लाल मृदा यहाँ पे देखने को मिलेगी। फिर काली मृदा या रेंगन मृदा, ये जो पश्चिमी जिले में जैसे बुंदेलखंड क्षेत्र में मिर्जापुर, झांसी, सोनभद्र जिलों में पाई जाती है। परवा मृदा हल्के लाल भूरे रंग की होती है
और जो है बलुई दोमट मिट्टी है, इसमें जो कार्बनिक पदार्थ कम होते हैं। यह हमीरपुर, जालौन, यमुनाल नदी के तटीय भाग, विशेषकर बीहड़ों में पाए जाने वाला बाजरा चने के लिए उत्कृष्ट पैदावार के लिए अच्छी प्रतिक्रिया देती है। तो इसमें से छोटे छोटे पॉइंट के रूप में आप अपने नोट्स को जो है बना सकते हो और कवर कर सकते हो। जैसे मार मृदा है, राकर मृदा है, मोटा मृदा है, तो ये सब क्या है, ये जो है इसका रंग काला होता है। पहाड़ी क्षेत्रों के ढलान में जो है ये मिट्टी के ढेर हुए ढके हुए हैं। इस तरीके से आप जो है लाल मिट्टी, जो मोटा मिट्टी होती है, लाल रंग की होती है, आमतौर पर बाजरा जैसे अनाजों के लिए उपयुक्त होती है। तो इस तरीके से आप जो है इनको कवर कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे राकर मृदा है, ये क्या है, चना के लिए उपयुक्त होती है, ठीक है, जैसे कि या रबी की जो फसलें होती है उनके लिए उपयुक्त होती है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। अब ये जलवायु की अगर बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है, तो जलवायु के जो है दो जलवायु क्षेत्र में इसे विभाजित किया जाता है। जैसे कि आर्द्र एवं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में क्या है, तराई क्षेत्र, जैसे इस क्षेत्र में बिजनौर, बस्ती, बरेली, रामपुर आदि शामिल हैं। जनवरी और जुलाई में औसतन तापमान जो होता है 18 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। औसतन वर्षा की बात करें 120 से 150 सेंटीमीटर। पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जैसे सीतापुर, जौनपुर, वाराणसी, प्रयागराज आदि इसमें शामिल होता है। 100 से 200 सेंटीमीटर यहाँ पे औसतन वर्षा होती है। फिर यहाँ पे मध्य, आर्द्र और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जैसे केंद्रीय मैदान, जैसे फर्रुखाबाद, कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, सुल्तानपुर, बरेली, फतेहपुर, हरदोई शामिल है। इसमें क्या है, औसतन टेम्परेचर जो होता है सर्दियों के समय में 15 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड और 80 से यहाँ पे 100 सेंटीमीटर की वर्षा औसतन होती है। अब पश्चिमी मैदान में जैसे मेरठ हो गया, सहारनपुर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मुरादाबाद, अलीगढ़, बागपत, मुजफ्फरपुर जिले जो है आते हैं। यहाँ पे क्या है, औसतन वर्षा 65 सेंटीमीटर होती से लेकर के 80 सेंटीमीटर तक होती है और 12 से 14 सेंटीमीटर तक के बीच में जो टेम्परेचर सर्दियों के समय रहता है। अभी बुंदेलखंड का जो पठारी इलाका है, जिसमें देखिए जालौन, महोबा, बांदा, हमीरपुर, ल- ललितपुर, झांसी जो है होते हैं, शामिल होते हैं। इसमें औसतन वर्षा 80 से 100 सेंटीमीटर होती है, लेकिन टेम्परेचर देखिए गर्मी के समय में यहाँ पे तापमान जो है 40 से 45 डिग्री तक होता है और सर्दियों के समय में 18 से 19 डिग्री तक यहाँ पे तापमान देखने को मिलेगा। अब ऋतु की बात कर लेते हैं, जैसे कि सर्दी क्या है, दिसंबर से फरवरी। उत्तर प्रदेश में सर्दी आमतौर पर ठंड और सर्द होती है। इस मौसम में औसतन तापमान 5 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। कोहरे की स्थिति समान है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण सर्दियों के दौरान वर्षा होती है, रबी फसलों के लिए फायदेमंद होती है। जैसे ग्रीष्म ऋतु क्या है, मार्च से लेकर के जून, ठीक है। यहाँ पे गर्मियाँ जो है गर्म और शुष्क होती हैं, 30 से 45 डिग्री के बीच में टेम्परेचर रहता है। सर्दियों में जो पवन जो होती है लू प्रकार की जो है आपको यहाँ पे जलवायु जो होती है, हवा होती है, ये जलवायु को प्रभावित करती है। अब जैसे यहाँ पे मानसून का जो समय होता है, मानसून का जुलाई से लेकर के सितंबर का जो यहाँ पे समय जो होता है, ये मानसून का समय है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाओं के कारण राज्य में काफी मात्रा में वर्षा होती है। विभिन्न जो यहाँ पे राज्य के विभिन्न हिस्सों में वर्षा असमान रूप से होती है। पूर्वी और दक्षिणी पूर्व क्षेत्र में पश्चिमी भागों की तुलना में अधिक वर्षा होती है। तो ये आपको स्टेटमेंट में आपको दिया जा सकता है, जैसे कि पूर्वी और दक्षिणी पूर्व क्षेत्रों में पश्चिमी भागों की तुलना में अधिक वर्षा होती है। तो ये आपको याद रखना है, ये आपको स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। जैसे उत्तर प्रदेश की जो मानसून के का जो मौसम है के दौरान जो औसतन वर्षा 800 से 1200 मिलीमीटर तक होती है। अब मानसून के बाद की क्या स्थिति, अक्टूबर से लेकर के नवंबर तक। जैसे मानसून के मैदान मौसम के बाद उत्तर प्रदेश में हल्के सुखद मौसम की विशेषता वाले संक्रमण काल का अनुभव करता है। धीरे धीरे कम होने लगता है और आर्द्रता की स्थिति, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा पीडीएफ में। और जैसे एग्रो क्लाइमेट जोन की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, भारत में 15 कृषि जलवायु क्षेत्र जो हैं, जिसमें से 87 उप यहाँ पे जो है 72 उप क्षेत्रों में जो है इन्हें विभाजित किया गया है। ये आपको यहाँ पे 15 जो है एग्रो क्लाइमेट जोन के बारे में बताया गया है।
यहाँ पे एक एक करके हम देख लेते हैं। जैसे कि जोन 1 में क्या है, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र जो है शामिल है, जिसमें जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश आता है। जोन 2 में पूर्वी हिमालय, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और सभी उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं। जोन 3 में निचला गंगा का मैदान, ठीक है, और यहाँ पे पश्चिम बंगाल। फिर यहाँ पे जोन 4 में क्या है, मध्य गंगा का मैदान, उत्तर प्रदेश और बिहार आते हैं। ऊपरी गंगा का मैदान में केवल उत्तर प्रदेश आता है, तो ये आपको याद रखना है। गंगा पार मैदानी क्षेत्र में क्या आता है, जैसे कि जो स्टेट है, हरियाणा हो गया, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान। तो ये आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश मध्य पठार और पहाड़ी क्षेत्र, जैसे कि यहाँ पे मध्य प्रदेश हो गया, एमपी, राजस्थान और उत्तर प्रदेश आता है। और पूर्वी पठार पहाड़ी क्षेत्र में भी महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल ये सब आते हैं। तो ये सब आप जो है पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब ये देखिए, जैसे कि यहाँ पे क्या है, ये एग्रो क्लाइमेट जोन जो है दे रखा है। यहाँ पे जो वेस्टर्न प्लेन है, सेंट्रल वेस्टर्न प्लेन है, साउथ वेस्टर्न सेमी एरिड जो प्लेन है, यहाँ पे बुंदेलखंड का जो रीजन है, सेंट्रल प्लेन, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन और यहाँ पे ईस्टर्न प्लेन, फिर यहाँ पे जो है विंध्य वाला जो क्षेत्र दे रखा है। अब जैसे भांबा तराई क्षेत्र में जो जलवायु है, उससे जिस जिले क्या है, जैसे सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, ये जो है जिले दे रखे हैं। और मिट्टी के प्रकार क्या है, जैसे जलोढ़ न्यूनतम से मध्यम स्थिति यहाँ पे पाई जाती है। फास्फोरस यहाँ पे मध्यम से उच्च होता है। इसमें पोटेशियम और कार्बनिक पदार्थ अधिक मात्रा में मौजूद होते हैं। औसतन वर्षा 1400 मिलीमीटर की होती है। तापमान यहाँ पे 5.5 से जो है 38 डिग्री तक जो है आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे फसलें कौन कौन सी, चावल, गेहूँ और गन्ना, ये यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, जैसे कि पश्चिमी में भी आप यहाँ पे देखेंगे सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद और जो है यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर। मिट्टी मिट्टी के प्रकार में जैसे कि जलोढ़ मृदा का जो पीएच मान होता है, यानी कि पीएच मान जो होता है, सामान्य से क्षारीय और कार्बनिक पदार्थ न्यूनतम से मध्यम मात्रा में जो मौजूद होते हैं। अधिकतम वर्षा की बात करते हैं 795 मिलीमीटर। तापमान आप यहाँ पे देख सकते हैं। चावल, गेहूं और गन्ना यहाँ के प्रमुख फसलें हैं। मध्य पश्चिमी मैदान में जैसे बरेली, पीलीभीत, बदायूं, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर और शाहजहां। मिट्टी के प्रकार में जलोढ़, यहाँ पे जो पीएच वैल्यू जो होती है, यहाँ पे सामान्य से थोड़ा क्षारीय होते हैं और कार्बनिक पदार्थ यहाँ पे मध्यम मात्रा में मौजूद होता है। औसतन वर्षा 1032 मिलीमीटर से। टेम्परेचर आप यहाँ पे देख सकते हैं। चावल, गेहूँ, गन्ना यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। दक्षिण पश्चिमी जो शुष्क क्षेत्र है, यहाँ पे जैसे कि आगरा हो गया, फिरोजाबाद, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, मैनपुर और एटा। जलोढ़ मृदा, यहाँ पे मिट्टी के प्रकार है। औसतन वर्षा 662 मिलीमीटर और यहाँ पे 47 डिग्री तक जो टेम्परेचर देखने को मिलेगा। चावल, गेहूँ और गन्ना यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। ठीक है, तो ये इसके बारे में रहा। यहाँ पे जो केंद्रीय मैदान का क्षेत्र है, यहाँ पे देखिए गेहूँ, चावल और गन्ना, यहाँ पे भी वही है। गेहूँ, चावल और गन्ना, यहाँ पे भी वही सेम फसल है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, क्षारीय और मध्यम मात्रा में कार्बनिक पदार्थ। और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट दे रखा है। औसतन वर्षा में चेंज आ रहा है, ये भी तो लगभग लगभग सेम ही है। और यहाँ पे क्या है, मिट्टी के प्रकार क्या है, बुंदेलखंड क्षेत्र में क्या है, रकार, काबर और मार, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। पूर्वी क्षेत्र का जो मैदानी क्षेत्र है, इसमें जैसे आप ये डिस्ट्रिक्ट देख सकते हैं, इसमें जो जलोढ़ जो है चूनेदार जो है पाई जाती है। औसतन वर्षा 1240 मिलीमीटर की होती है। फिर अगेन यहाँ पे गेहूँ, चावल और गन्ना ये देखने को मिलेगा। फिर प्रमुख फसलें लगभग गेहूँ, चावल और जो है गन्ना ही देखने को मिल रहा है। और जलोढ़ मृदा यहाँ पे जो है क्षारीय प्रकार की पाई जाती है। विंध्य क्षेत्र में आप देखेंगे तो यहाँ पे भी जो है गेहूँ, चावल और जो है गन्ना 1134 की सेंटी सॉरी मिलीमीटर की यहाँ पे बारिश होती है औसतन। और सामान्य जो है काली भारी ताड़ जो जलोढ़ मिट्टी एवं पाई जाती है, ये आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे उत्तर प्रदेश की प्रमुख जो झीलें हैं, इनको देखिए। तो जैसे रामगढ़ जो ताल है, ये कहाँ पे है, गोरखपुर में। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इनको आपको कवर करके जाना ही जाना है। जैसे बखीरा झील, संत कबीर नगर,
नवाबगंज झील उन्नाव, पयाग झील बहराइच, पार्वतीय अर्गा झील गोंडा। गोंडा ये अभी न्यूज़ में भी चल रहा है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। फिर भूगे ताल, ये क्या है, रायबरेली, लीलौर बरेली, मोयार फतेहपुर, बेती अजगरा और नैया झील, ये कहाँ पे है, प्रतापगढ़ में है। ये पूरी लिस्ट दे रखी है, तो आप इनको जो है क्या करिएगा, पूरा पढ़ लीजिएगा 1 से 2 बार, ताकि आपके लिए ये आप सहूलियत हो, ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आप कम से कम ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाएँ। देखिए रामताल क्या है, रामताल जो है मेरठ में है, ठीक है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। और यहाँ पे एक ये है जो अभी हमने देखा, रामगढ़ है और रामताल, रामगढ़ ताल और रामताल में कंफ्यूज नहीं होना है, इसको आपको याद रखना है। ये देखिए कीमत झील, ये आगरा, ये आप याद रख सकते हैं। गोविंद बल्लभ पंत, ये क्या है, मानव निर्मित झील है, यानी कि जो है आर्टिफिशियल झीलें कहाँ पे है, सोनभद्र में है, ठीक है। लक्ष्मी ताल, ये कहाँ पे है, झांसी, ठीक है। मदन सागर, ये कहाँ पे है, महोबा। इस तरीके से आप जो है इनको याद रखेंगे। अब जैसे भीखा झील क्या है, इटावा, मोती झील कानपुर, फिर यहाँ पे क्या है, बेला सागर, ये जो है महोबा में है। अब यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश के जो सिंचाई के क्षेत्र हैं इनके बारे में देख लेते हैं। भारत में कुओं से सिंचाई का सबसे बड़ा क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है, इसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार का स्थान आता है। तो यानी कि ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, कुओं से जो सिंचाई का क्षेत्र जो है सबसे बड़ा क्षेत्र उत्तर प्रदेश में। जैसे अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो ट्यूबवेल है लगभग लगभग 74.9% क्षेत्र है, नहरों से जो है 15.2% की जो है सिंचाई की जाती है, और तालाब और झीलों से 0.5% है, अन्य से जो है 0.6%, वेल से जो है लगभग लगभग 9% के आसपास यहाँ पे सिंचाई की जाती है। अब देखिए जैसे ट्यूबवेल सिंचाई, भारत में सर्वाधिक ट्यूबवेल सिंचाई क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है। पहला ट्यूबवेल 1930 में जो है खोदा गया था, तो ये आपको याद रखना है। 28.19% भारत का ट्यूबवेल सिंचित क्षेत्र उत्तर प्रदेश में था। मेरठ, गाजियाबाद, फर्रुखाबाद, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, यहाँ पे सहारनपुर, अलीगढ़ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ ट्यूबवेल सिंचाई होती है, ये आपको याद रखना है। अब जैसे नहर से क्या है, जो राज्य के कुल नहर सिंचित क्षेत्र का लगभग लगभग 30.9% जो है, और यह सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है। इसके द्वारा जो सिंचाई की जाती है, जैसे सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, हापुड़, मेरठ और गाजियाबाद, ये जो है शामिल है। प्रमुख नहरें जो नहर हैं, जैसे यमुना नहर है, कहाँ कहाँ से जो होती है या लाभान्वित क्षेत्र हैं, जैसे सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ और गाजियाबाद। ऊपरी गंगा का जो मैदान के ऊपर जो नहर है, ये हरिद्वार, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, मक्का, मैनपुरी, आगरा, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर ये पूरा जो है नहर, यहाँ पे केन नहर, ये जो है आपको देखने को मिलेगा, ये कहाँ पे है, बांदा में है। लक्ष्मीबाई जो बांध नहर है, हमीरपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर। फिर आपको यहाँ पे राम गंगा नहर है जो बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद और जो है रामपुर में देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे मेजा जलाशय नहर, ये प्रयागराज और मिर्जापुर। बेतवा नहर प्रणाली, केन बेतवा लिंक जो प्रोजेक्ट चल रहा था, इससे रिलेटेड अगर आपसे कोई क्वेश्चन आए तो आपको याद रखना है, ये झांसी, हमीरपुर, जालौन जिलों में मध्य प्रदेश के जो दरिया, ग्वालियर और टीकमगढ़ से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से आप जो है नहर परियोजना जो जो है इनको आप याद रखिएगा, एक बार 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो आपको ये सारा जो है तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं जो बांध हैं या जो बैराज हैं, इनको देख लेते हैं कि कौन कौन सी नदी पर जो है बने हुए हैं और इनका स्थान कहाँ है। जैसे कि अर्जुन बांध, ये कहाँ पे है, ये अर्जुन नदी पे है, ये कहाँ पे है, महोबा में। बचरा बांध, ये इसके लिए कोई यहाँ पे नहीं दिया गया है, एक ही है, मेजा, ठीक है। चंद्रप्रभा बांध, चंद्रप्रभा नदी पे है, चंदौली, ठीक है। डोंगरी बांध, ये कौन सी नदी पे है,
पहुज नदी पे है और ये कहाँ पे है, झांसी में है। ये जो है शाहजाद नदी, गोविंद सागर जो डैम है ये आप देखेंगे ललितपुर में है। फिर जामनी बांध जामनी नदी पे है। अक्सर जो है आप देखेंगे कि जो उसी के नाम पे ही, नदी के नाम पे ही बांध को बनाया गया है। लेकिन माटा टीला बेतवा नदी पे है। नागबा, अ, करमनासा, नौगढ़, करमनासा, ओबरा रिहंद नदी पे, राजघाट बेतवा, रिहंद ये तो रिहंद नदी पे है, रोहिणी रोहिणी, और ये सलारपुर बांध जो है कार्डिया। ये आप इस तरीके से इनको जो है याद रख सकते हो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे पछीरा बांध, ये कहाँ पे है, ये झांसी पे है और लेकिन बेतवा नदी पे है। हीरा, हथनी कुंड बैराज ये यमुना नदी पे है, सहारनपुर में, ये आपको याद रखना है। फिर यहाँ पे जो है लवकुश बैराज, ये गंगा नदी पे है, कानपुर में है। आगरा बैराज यमुना नदी पे, ये तो आगरा में ही होगा। यहाँ पे जो ऊर्जा के जो संसाधन है उत्तर प्रदेश में, इनको भी यहाँ पे हम देखेंगे कि जो विभिन्न प्रकार के जो ऊर्जा के जो स्रोत हैं उसको भी देखेंगे। जैसे कि ताप विद्युत का जो उत्पादन है, हरदुआगंज थर्मल पावर स्टेशन राज्य का सबसे पुराना विद्युत स्टेशन है, जिसे 1942 में अलीगढ़ के पास में स्थापित किया गया था। तो ये आपको याद रखना है, हरदुआगंज। 1967 में इसे जीर्णोद्धार में जो है रूस की मदद से जो है किया गया था। परीक्षा तापीय परियोजना झांसी के पास स्थित इस परियोजना के पूर्व स्थापित क्षमता जो है 640 मेगावाट है। ओबरा थर्मल पावर स्टेशन, ये जो है 1967 से 71 तक जो सोनभद्र के पूर्वी सोवियत संघ की मदद से स्थापित किया गया था, ठीक है। अनपरा ए और डी थर्मल पावर स्टेशन सोनभद्र में स्थित एक थर्मल पावर स्टेशन है। और यह पनकी विस्तार तापीय परियोजना कानपुर के पनकी में राज्य विद्युत उत्पादन निगम की 210 मेगावाट की 50 साल पुरानी तापीय परियोजना है। अब यहाँ पे जो ये सब क्या थे कि जो गवर्नमेंट के द्वारा जो बनाई गई थी, यहाँ पे निजी क्षेत्र की इकाइयाँ जैसे रोजा थर्मल पावर प्लांट, बारा थर्मल प्लांट, ललितपुर थर्मल पावर स्टेशन 2015 में इसे चालू किया गया था। तो इनको भी आप याद रख सकते हो। जल विद्युत संयंत्र जो कि डैम है, डैम से ही जब जैसे रिहंद बांध जो परियोजना है, ओबरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है, ऊपरी गंगा नहर स्थिति गंगा विद्युत प्रणाली, पूर्वी यमुना नहर, शीतला जल विद्युत परियोजना, खारा जल विद्युत परियोजना, इन सब के बारे में आप जो है छोटा याद रखिएगा कि जैसे कि इनके स्टेशन और जो है उनका स्थान, जैसे झांसी है, ये झांसी ये है, ठीक है। और इस प्रकार से जो है आपको जो है मैच करने के लिए दिया जा सकता है, तो आप इसके लिए सतर्क रहिएगा। और या तो पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी पर है, तो जैसे कि ये बेतवा पे है, यमुना नहर, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है इनको याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए एनटीपीसी, एनटीपीसी के द्वारा जो यहाँ पे जो उनके कौन कौन से क्षेत्र हैं ये भी पूरा यहाँ पे दिया गया है। सोलर सिटी के बारे में बताया गया है, ठीक है। इनको जैसे कि माटा टीला जल विद्युत परियोजना ये ललितपुर जिले में स्थित है और कौन सी नदी पर है, तो ये जो है बेतवा नदी पर बनाया गया है। एनटीपीसी के जो केंद्र हैं, यानी कि एनटीपीसी के जो यहाँ पे सेंटर्स हैं, जैसे आंवला, बरेली, औरैया औरैया, रिहन, सोनभद्र, टांडा, अंबेडकर नगर और ऊंचाहार रायबरेली, और यहाँ पे सिंगरौली, सोनभद्र और दादरी गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर को ही नोएडा कहा जाता है। परमाणु शक्ति, यानी कि परमाणु शक्ति बुलंदशहर जिले के नरौरा नामक स्थान पर गंगा के तटीय स्वदेशी डिजाइन उन्नत दबाव मुक्त एवं भारी जल आधारित 220 से 220 मेगावाट क्षमता के दो परमाणु रिएक्टर कार्य कर रहे हैं। इसका पहला जो है, पहला जनवरी 1951 में, दूसरा 1991 में, सॉरी 1991 में, दूसरा जुलाई 1992 में जिसे कमीशन किया गया था। बायोगैस, बायोमास दहन आधारित बायोमास विद्युत परियोजना जो है शुरू की गई है। फिर यहाँ पे खोई आधारित विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के विभिन्न चीनी मिलों में जो उत्पन्न खोई उपलब्ध खोई है उससे अतिरिक्त बिजली पैदा की जा रही है। सौर ऊर्जा ग्रिड कनेक्शन सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट है,
ये आप यहाँ पे देख सकते हैं मऊ, कल्याणपुर, जो कि यहाँ पे बस्ती, ये सब जो है इसमें शामिल है। आदित्य सोलर सौर योजना, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके बारे में आप क्या देखना, सोलर सिटी कार्यक्रम केंद्र सरकार आगरा, प्रयागराज, मुरादाबाद को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के लिए सहायता दे रही है। तो ये आपको याद रखना है कि सोलर सिटी कार्यक्रम में कौन कौन से जिले शामिल हैं। तो 3 जिले, आगरा, प्रयागराज और मुरादाबाद, ठीक है। यहाँ तक हमने पूरा जो है उत्तर प्रदेश का जो पूरा हमने जियोग्राफी है पूरा कवर किया है। इसमें जो है विशेषकर आपने देखा होगा कि हमने पार्ट 7 तक कवर कर लिया। अब यहाँ पे पर्यावरण की बात करेंगे, जो कि हमारा इसके बाद जो है पॉलिटी की बात करेंगे, जो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको पार्ट 10 तक में, उससे पहले भी हो सकता है इसको ख़त्म कर लेंगे। होपफुली आपको समझ में आया होगा। चलिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि हम पार्ट 8 में बात करेंगे उत्तर प्रदेश के पर्यावरण के बारे में, ठीक है। चलिए तब तक आप अपना पढ़ाई करते रहिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।